स्वागतम मेरे बच्चों वंस अगेन वेलकम टू पसाइस आईसीसी नीट जी। हम लोग जहाँ पर छोड़े थे वहीं से शुरू करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज का मैं बोला था कि आप लोगों को मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वेट ये सब का एक सेपरेट वीडियो करके डिटेल में सब बताऊंगा। तो आइए कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, उसको हम शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करते। ओके, रेडी हो जाओ बच्चों। आज देखते हैं मास एंड वेट। बच्चों अगले वीडियो में मैं बताया था मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। वही है, मास इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल वेट इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं पहले से ही समझा चुका हूँ। मास इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर व्हाइल वेट इज ए मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट और द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है ऑन दैट ऑब्जेक्ट। आज ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट much, thus there is not so difference between the values of mass and weight। समझा चुका था मैं। अभी देखते हैं, मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। कैसे एक्यूरेटली निकले मास ऑफ द सब्सटेंस को हम मापेंगे? बाय यूजिंग एन एनालिटिकल मेथड इन लैबोरेटरी। एनालिटिकल बैलेंस एक होता है, उसमें से हम मेजर करते हैं। ना इलेक्ट्रॉनिक्स वेट मशीन भी आ गया है, तो लैबोरेटरी में एनालिटिकल बैलेंस के थ्रू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिटरमाइन किया जाता है। मास का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज नोन एज किलोग्राम एंड यू मस्ट नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, है कि नहीं? फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स हम लोग लैबोरेटरी में कितना लेके टेस्ट करेंगे? छोटा सा अमाउंट लेंगे ना, तो छोटा सा अमाउंट लेगा तो 1 किलो तो बहुत हो जाएगा कि नहीं? तो छोटा सा अमाउंट लेंगे तो ग्राम में ही हम लोग रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से यूज होता है जो केमिकल्स, उसको हम ग्राम में लेके मेजर करते हैं। कहीं कहीं पर मिलीग्राम भी लेके करते हैं, तो ज्यादातर ग्राम में ही यूज होता है। स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ केमिकल यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन कॉमनली ग्राम इज यूज्ड फॉर स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ केमिकल used in chemical reactions in laboratory। सॉरी, ये लिखा नहीं मुझे। कॉमनली ग्राम इज यूज्ड। ओके बच्चों, ये ग्राम और वेट के बारे में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वॉल्यूम बताओ। It is the amount of space occupied by an object or substance। देखो, वॉल्यूम हम लोग सॉलिड का वॉल्यूम ले सकते हैं क्या? आप बोलेंगे कि हाइट है, लेंथ है, तो इसको हम वॉल्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एल वॉल्यूम होता है। ये क्या है? एक स्पेस में एक 3D का है, हुआ कि नहीं? हाइट आया, लेंथ आया, ब्रेड्थ आया। सिर्फ देखो, तो 2D और 3D के मतलब क्या है? 2D है सिर्फ लेंथ आएगा और ब्रेड्थ आएगा। ये है L, ये है B। तो इसको हम, या ये लेंथ ले लो, ये लेंथ ले लो, ये हाइट B ले लो, L भी आता है। 3D में क्या होता है बच्चों? 3D में ऐसा होता है कि नहीं, हाइट आ जाएगा, फिर लेंथ आ जाएगा, फिर क्या हो गया कि नहीं? ये 3D, इसमें से ये L ले लो, ये B, ये इसको L ले लो, इसको L ले लो, इसको हाइट ले लो, LBS तीनों आ जाता है कि नहीं? तो स्पेस ऑक्युपाइड किया कि नहीं? इसमें से स्पेस ऑक्युपाइड नहीं है। जहां पर स्पेस ऑक्युपाइड होगा कोई भी सब्सटेंस का, उसमें से वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम लिखते हैं, तो इसीलिए सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लिखने से वॉल्यूम नहीं होगा, एरिया होगा। एरिया 2D में आएगा,
3D में आएगा तीनों, तो उसमें से क्या होगा, एक स्पेस ऑक्युपाइड हो जाता है कि नहीं। तो जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाइड करेगा उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। इसको आपको मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों वॉल्यूम को स्पेस ऑक्युपाइड बोलते हैं। हो गया ना, आप समझ लेंगे ना। ना बड़ा करके दिखाऊंगा आप लोग को, बड़ा करो बच्चों, यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। इसको हमने ले लिया ब्रेड, इसको लेंथ ले लिया, तो इसको हम ले लेंगे, ये हो जाएगा हाइट। हो गया कि नहीं, एक ब्रेड ले लिया, एक एल ले लिया, एक साइड को एच ले लिया, तो इसमें से एक क्यूब हो गया कि नहीं, एक क्यूब हो गया। क्यूब का वॉल्यूम आएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो गया, है कि नहीं। लेकिन सिर्फ हम 2D करेंगे, लेंथ और ब्रेड लेंगे, तो इस तरह से आएगा ना, एक तरफ लेंथ जाएगा, इस तरफ ब्रेड जाएगा, तो क्या होगा, इसमें से कोई 3D है क्या, ये 2D है, दो डायरेक्शन में गया है। लेकिन ये तीन एक्स वाई जेड, देखो ये एक्स में गया है, ये वाई में गया है, ये गया है, ये एक्स में गया है, ये सब जो कि वाई में गया है, तो ये जेड में गया है। 3 डायरेक्शन, 3D, 2D 2 डायरेक्शन है। तो जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को क्या होता है, एल 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 हम बोलते हैं, तो ये स्पेस में ऑक्युपाइड करेगा, स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, तो उसका ही वॉल्यूम निकलेगा। और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, हम लोग पढ़े थे, एल एल एल, लेंथ का तो होता है ना, तो एम क्यू हो जाएगा। इसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एम क्यू और क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का एसआई यूनिट है। ये क्या है, इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी, है कि नहीं, डेराइव्ड क्वांटिटी है क्या, हो गया। फिर स्मॉलर लैबोरेटरी में हम जब यूज करेंगे, कोई भी वॉल्यूम लेंगे, तो छोटा सा वॉल्यूम यूज होगा लैबोरेटरी में, या ज्यादा लेके करेंगे क्या वॉल्यूम, एक ड्रम का क्या बॉटल का लेके करेंगे, छोटा सा एकदम लेके करते हैं। तो स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड इन लैबोरेटरी एज सीएमक्यू और डीएमक्यू। इसका ये जो क्यूबिक मीटर का निकल आया है, उसका स्मॉलर यूनिट क्या है, सीएमक्यू, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ये है डेसीमीटर क्यूब। अगेन समझ में आया आपको, डेकामीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब डेकामीटर क्यूब है यूनिट से। फिर आते हैं लीटर के बारे में। लीटर का देखो, हम लोगों ने जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ा है, ये उसमें से लीटर का कुछ दिया है क्या, उसका कोई ऐसा यूनिट दिया है क्या, कुछ ऐसा यूनिट नहीं है। लीटर इज ए कॉमन यूनिट। हम लोग लीटर को किसको लीटर में मापते हैं, लिक्विड को मापते हैं कि नहीं, लिक्विड को मापते हैं, नहीं तो गैस को भी मापते हैं। तो लीटर इज ए कॉमन यूनिट एंड नॉट ए एसआई यूनिट, इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। देखो सॉलिड का वॉल्यूम तो हम एल 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 करके कर लिए, लेकिन लिक्विड का कैसे करेंगे, एल 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 तो हो सकता नहीं, हो गया क्या, लिक्विड का क्या हाइट है देखेंगे क्या, लिक्विड का वॉल्यूम को हम लीटर में नापते हैं। तो 1 लीटर का वैल्यू क्या होता है, 1000 ml। ये तो 7th 4th 5 क्लास का बच्चा भी जानता है। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो CMQ आ जाएगा, 1000 CMQ भी हो जाएगा। और 1 लीटर हो जाएगा 1 डेसीमीटर डेकामीटर क्यूब। 1 लीटर 1 DMQ और 1 लीटर 1000 CMQ। 1000 तो 1 CM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.001 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 CMQ, इसको हो जाएगा 0.001 लीटर हो जाएगा। इतना सा कम अमाउंट का लेके हम मेजर करते हैं, और थोड़ा ज्यादा होगा तो DMQ में इसको मेजर किया जाता है। लीटर में वहां लैबोरेटरी यूज नहीं होता है। अच्छा, तो इसके बाद आएंगे मेजर के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। हमने उन्हें मास का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या पढ़ा था, एनालिटिकल बैलेंस। वॉल्यूम का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, ग्रेजुएटेड और मेजरिंग सिलेंडर बच्चों,
ग्रेजुएटेड और मेजरिंग सिलेंडर बच्चों, ये एक तरह का इतना सा लंबा सा होता है। आप लोगों ने शायद देखे होंगे, कोई भी प्लॉट पाथोला पे आप गए होंगे तो वहां पर भी होगा, आप लोग देखे होंगे। आप लोगों तो आपका अगर फिजिक्स लैबोरेटरी होगा तो साइंस जो पढ़ते 10th क्लास में भी देखे होंगे आप लोगों ने, लैबोरेटरी में इतना बड़ा सा फ्लास्क होता है, वो ऊपर से खोला होता है, नीचे वाला ऐसा बंद होता है, इस तरह सा होता है एक फ्लास्क। इसमें से कैलिब्रेटेड होता है। मैं एक छोटा सा वीडियो आपका जो बुक में दिया है उसको करके डाल दूंगा, डायरेक्ट डायग्राम का है। इसमें से हम डालेंगे कि इतना सा लेना है तो ये तो लिखेंगे 10 है तो ये 20 होगा, 20 का लेंगे CMQ का या DMQ का, तो उसको तो मेजर करेंगे इसी हिसाब से। और एक होता है क्या, बुलेट होता है। बुलेट क्या होता है, बुलेट भी एक ऐसा एक पतला सा होता है, तो उसके नीचे एक कॉर्क लगा होगा, फिर एक छोटा सा एक ड्रॉप छोटा सा लूज करेंगे तो एक आपको डाल दिए उसमें से कुछ आपको निकालना है तो आप एक कॉर्क को छोटा सा करेंगे तो एक ड्रॉप निकल जाएगा, फिर मेजर हो जाएगा आपका। ज्यादा हो गया कि कम हो गया तो इसको तो करते हैं। फिर पिपेट भी लगे, पिपेट और एक पतला सा चीज है, इसमें से ऐसे आएगा, एक बीच में लगेगा एकदम ऐसे, आपके किताब में दिया हुआ है, मैं तो में डाल दूंगा, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं कर बना पाता हूँ तो। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक लंबा सा हो गया, एक ऐसा होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसमें से वो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या होता है, हमने लिख लिया है टू मेजर प्रिसाइजली और स्पेसिफिक नॉन वॉल्यूम ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग उसको लेके उसमें से ऐसे ऐसे हिला हिला के वो बनाते हैं कि कितने से प्रिसाइजली, प्रिसाइज मतलब क्या, लगभग उसी पास पास का जो लेना है हम पढ़ेंगे, प्रेसिशन और एक्यूरेसी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो उसमें से लेके स्पेसिफिक नॉन वॉल्यूम जो है उसको तो 5 लीटर लिया कि जो 505 मिलीग्राम लिया उसमें से 5 ml लिया और दूसरे का 5 ml लिया, उसको लेके एक कंसंट्रेशन सॉल्यूट ले दिया कुछ, उसको एक कंसंट्रेशन नॉन कंसंट्रेशन बनाने के लिए उसको लेके उसको फिर नापते हैं क्या कलर आया, कुछ चेंज हुआ कि नहीं, रिएक्शन करने के बाद। ये सब वॉल्यूम के बारे में है बच्चों, इसका आप समझ ले आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुएटेड सिलेंडर क्या है, वन एंड ओपन है, दूसरा एंड नीचे वाला हिस्सा क्लोज है, एंड इसमें से कैलिब्रेटेड किया गया है 10, 20, 30, 40 ऐसे कर। हम जो इसमें जो लिक्विड सब्सटेंस डालेंगे तो इस हिसाब से हम मेजर करेंगे इसको कि कितने ml हमने डाले। फिर देखो बच्चों, एक बुलेट दिया गया है। बुलेट क्या है, एक ग्रेजुएटेड ग्लास है, इसमें से क्या है, ट्यूब विथ स्टॉप कॉर्क, एक स्टॉप कॉर्क लगा है, नीचे लगा है कि नहीं देखो, तो उसमें से भी हम डाल के, ऊपर एंड है एक साइड में स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, उसमें से हम डालते हैं तो उसको भी इसे मापेंगे, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, आप देख लेना। और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दिया गया है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा है, ऊपर का हिस्सा पतला है, ऊपर एक कॉर्क दिया गया है, उसको क्या करेंगे, मेजरिंग करेंगे वेरी प्रिसाइजली और स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसमें से स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या है, नॉन वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। और पिपेट भी एक दिया गया है। पिपेट क्या है, बहुत कम अमाउंट का मेजर करने के लिए पिपेट यूज होता है बच्चों। तो ये पिपेट में क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स कैन बी मेजर इन पिपेट। ये सब किताब में आपके दिया हुआ है, इसको मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को विजुअल थ्रू दिखाने के लिए, बस आप लोगों को समझ लें। अब देखते हैं डेंसिटी। मतलब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को हम सिंबल देते हैं रो। क्या है इसका सिंबल, है रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। दिस इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। नहीं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है, यूनिट मतलब एक ही नहीं, इतने मास हुआ एक वॉल्यूम पे, वॉल्यूम का जो लिया है उसको
जितने भी वॉल्यूम आप लिए हैं उसी पे कितना मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इट इज द रेशियो, देखो इट इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ाया था, एक्सटेंसिव इंटेंसिव तक पढ़ाया था कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है कि नहीं, ये इंटेंसिव नहीं है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम, मास का यूनिट हो गया केजी, वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब मीटर। तो आ गया कितना केजी मीटर क्यूब बाय केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर क्यूब, इनवर्स मीटर क्यूब इसका यूनिट। तो ये बहुत ध्यान का चीज, एकदम काम का चीज है। इसको आप और पूछ देगा आपको ऑप्शन देके कि एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी ये क्या है, इसको आप ध्यान रखो। जब हम छोटा सा लैबोरेटरी में करने के लिए टेस्ट करने के लिए लेके जाएंगे, रिएक्शन वगैरह सब करेंगे, तो ज़्यादा नहीं लेंगे ना, एकदम छोटा सा लेंगे। तो छोटा सा लगे तो वहां डेंसिटी क्या होगा, यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर स्मॉल अमाउंट वेयर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है और वॉल्यूम को सीएम क्यूब में एक्सप्रेस किया गया है बच्चों। अच्छा, तो डेंसिटी होने से क्या होगा, एक्चुअली डेंसिटी का फायदा क्या है बच्चों। इफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज मोर, हमने डेंसिटी निकाला, डेंसिटी दो आपको दे दिए, दो सॉल्यूशन या सब्सटेंस दे दिए, बोले कि इसका डेंसिटी इसको कंपेयर करो। तो अगर जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मोर होगा, वो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, वो तो मैटर में तो पार्टिकल से तो मैटर बनता है ना, जो पार्टिकल से क्लोजली पैक है, एकदम टाइट है रहेगी, उसके अंदर डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। पढ़े थे हमने सब ये सब। तो the particles of the substance or solutions are closely packed, मतलब ज्यादा पास रहेंगे, है कि नहीं, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत होगा, इंटरैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो पास रहेंगे। तो जिसका डेंसिटी लेस होगा उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स दूर रहेंगे। डेंसिटी मतलब क्या, गाढ़ा। तो गाढ़ा कैसे होगा, आप लोग लस्सी पीते हो, लस्सी में कुछ जगह पर लस्सी देते हैं, एकदम आप बोलते हैं एकदम बहुत बढ़िया लस्सी देता है, एकदम मुंह पे चिपक जाता है, तो क्या है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका डेंसिटी ज्यादा है, वो अच्छा है। और कुछ कहीं पर आप लस्सी पीते हैं तो वो शरबत जैसा हो जाता है, पानी जैसा, आप बोलते हैं कि एकदम पतला है, ये है वही होता है बच्चों डेंसिटी। और कंसंट्रेशन भी उसको हम बोलते हैं कि ज्यादा सॉलिड उसमें है। ओके, तो लेस होने से पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस और सॉल्यूशन आर लूजली पैक्ड। देखो, मोर होने से क्लोजली पैक्ड और लेस होने से लूजली पैक्ड। ये कुछ बातें हैं डेंसिटी के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ बताऊंगा आपको। डेंसिटी दो तरह का होता है, देयर इज डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी जिसको हम पढ़ रहे थे, मास, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ये है एब्सोल्यूट डेंसिटी। क्या है एब्सोल्यूट डेंसिटी। और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ए रिफरेंस। यहाँ पर रिफरेंस क्या है, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली वो तो रिलेटिव डेंसिटी किस क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक सब्सटेंस के रिलेटिव से, मतलब एक सब्सटेंस को हम रेफरेंस ले लिए, उसके हिसाब से ये दूसरा चीज कितना भारी है, ये कितना गाढ़ा है, ये है रिलेटिव डेंसिटी, है कि नहीं। इसके हिसाब से वो कितना है, कंपैरिजन होता है, ये इसको रिलेटिव बोलते हैं। आप लोग जो पढ़ते हैं, मार्क रखते हैं, तो आप लोग कंपैरिजन करते हैं कि किसका ज्यादा मार्क है, किसके हिसाब से कितना मार्क रखना चाहिए। आपको एवरेज A+ मार्क दिया है, 91% रखना है।
आप उसी हिसाब से कितना मार्क ज्यादा रखते हैं या कितना मार्क कम होता है, ये तो आप कंपेयर करते हैं ना। तो एक स्पेसिफिक आपको दे दिया गया 90%, उससे कितना कम हुआ और किसने ज्यादा हुआ, इसी हिसाब से ए प्लस किया जाता है, नहीं तो ए माइनस ए किया जाता है, नहीं तो बी किया जाता है, क्या जाता है कि नहीं आप लोगों को ग्रेडेशंस। तो इसी हिसाब से डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ जो मापेंगे देखेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसी सब्सटेंस का। समझो कि हम एक सब्सटेंस ले लिए, तो हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है ओ, तो ओ के हिसाब से ए कितना भारी गाढ़ा है या कितना पतला है, उसका डेंसिटी क्या है, कितना भारी है या कितना कम है भारी है, इसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आप लोग समझ में आया होगा। तो ज्यादातर सब्सटेंस लिक्विड और सॉलिड के लिए, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स के लिए हम लोगों ने यहाँ रेफरेंस पॉइंट लिया गया है वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों बच्चों? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड the density of water is 1 gram per ml। मास हो गया 1 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 1 ml। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। ये एक्सपीरियंस पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो उसी को ही लेते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर तो 1 ग्राम होता है, तो उसी हिसाब से ये 1 ग्राम से ज्यादा है या 1 ग्राम से कम है, तो जो सब्सटेंस हम लेंगे तो उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। आगे जाके हम डिटेल्स पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी वगैरह सब, इसको अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सब जो है उसमें से जो देखो यहाँ पर मोलार मास मोलार वॉल्यूम लिखा है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा मोलार मास क्या है मोलार वॉल्यूम क्या है, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। जब पढ़ा होगा उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आएगी। इस पर डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ, आप उसको शायद रिलेटिव डेंसिटी आपको समझ में आ गया। उसको वाटर को हमने ले लिए, फिर सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए होता है, हमने वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका हम रेफरेंस पॉइंट ले लिए, उसी हिसाब से दूसरे चीज का जो भी लिक्विड लेंगे या सॉलिड लेंगे उसका डेंसिटी देखेंगे कि कितना होता है। हो गया, उसका डेंसिटी ले लेंगे, फिर इसके रेशियो ले लेंगे दोनों का, हाँ वाटर का और इसका रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेने से बाहर मिल जाएगा, जो मिलेगा वो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको बोलते हैं। इसके बाद गैस, ये तो लिक्विड सॉलिड का गया। गैस के लिए एब्सोल्यूट क्या होता है डेंसिटी? एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है मोलार मास बाय मोलार वॉल्यूम। मोलार मास मतलब है, हम लोग ने पढ़ा था मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो यूनिट हम बताए थे, तो उसमें से मोल, एक मोल का मास कितना है और एक मोल का वॉल्यूम कितना है, ये गैस के लिए पढ़ा जाता है। एक्चुअली एक मोल में गैस जो होता है उसको तो गैस को तो हम लीटर में मापते हैं ना, 22.4 लीटर रहता है, तो उसी को लेके करते हैं। तो ये हम बाद में बताएंगे, आप बस इसको कंफ्यूज हो जाएगा। अभी इतना ही आप इसका ले लीजिए, आगे जाके हम तो इसी सब्जेक्ट चैप्टर में तो पढ़ेंगे ना, आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगा एकदम बारीकी से बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा टेम्परेचर। बच्चों देखो, देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। कितने तरह का स्केल होता है? 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। पहला क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, एसआई स्केल। एसआई स्केल क्या है? केल्विन स्केल। किस पे मेजर होता है? केल्विन पे मेजर होता है, के इसका सिंबल है, पढ़े हैं हमने। फिर और एक स्केल होता है सेल्सियम मेजर स्केल। सेल्सियम स्केल में हमने कैसे नापते हैं? डिग्री सेल्सियम में, इसको ऐसे लिखा जाता है। और एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है, आप लोग ने तीनों को जाना। आप लोग ये दोनों तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो बहुत अकाउंटेड होंगे, यहाँ पर हो सकता है आप केल्विन पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में शायद पढ़े होंगे आप लोग। तो फ़ारेनहाइट स्केल मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। जो डिग्री फ़ारेनहाइट है इसको ये सिंबल देता है, ये
तीनों स्केल होते हैं। इनमें से बच्चों क्या होता है, सेल्सियम स्केल में जो कैलिब्रेटेड होता है, कहां से कहां तक कैलिब्रेटेड होता है, इन सेल्सियस स्केल कहां से कहां तक होता है, सेल्सियस स्केल में होता है कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री तक होते हैं। इनमें से जो फेस ट्रांजिशन बोलते हैं हम लोग, फेस ट्रांजिशन मतलब क्या है, एट 0 डिग्री क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एट 100 डिग्री क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्नो। स्नो भी मेल्ट होता है 100 डिग्री पे, तो समझ में आया बच्चों। तो इसको बोलते हैं क्या है, फेज ट्रांजिशन। ये दोनों को बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मतलब क्या है, एक फेज से दूसरे फेज को जाना है। पहले वाटर था लिक्विड फेज में, 0 डिग्री हो गया तो फ्रीजिंग हो गया, सॉलिड हो गया। फिर 100 डिग्री लिक्विड था, 100 डिग्री हो गया तो बॉयल हो गया, वेपर हो गया, गैस हो गया। फेज ट्रांजिशन हुआ कि नहीं, एक फेज से दूसरे फेज को गया, तो ये दोनों डिग्री पे उसका फेज ट्रांजिशन होता है। इस तरह का, इसको आप इस तरह से फ़ारेनहाइट डिग्री का कितने कहां से कहां तक होता है, फ़ारेनहाइट में इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फ़ारेनहाइट का समझा दूंगा आप लोगों को। ले लिया बच्चों। इन फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है बच्चों, फ़ारेनहाइट देखो, फ़ारेनहाइट स्केल में कैलिब्रेटेड होते हैं 32 डिग्री, 32 डिग्री टू 2 डिग्री, 212 डिग्री तक, 212 डिग्री तक, 32 डिग्री। तो इसमें से देखो, इसमें से डिफरेंस कितना आ जाता है, 180 डिग्री का। और 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फेज ट्रांजिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से फेज ट्रांजिशन। सिमिलरली केल्विन स्केल भी है। केल्विन स्केल का क्या होता है, कैलिब्रेटेड होते हैं 273 डिग्री टू 373 केल्विन तक। आठ इस तरह 273 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री के साथ सेम होता है, तो एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाता है। 370 डिग्री में बॉइलिंग होता है, ये है उसका फेज ट्रांजिशन। तो समझ में आया। और एक पॉइंट लिख लो, इसमें से कोई नेगेटिव, केल्विन स्केल कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या है, केल्विन स्केल डज नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू। लिख लो यहां, ओके। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये सब नेगेटिव जा सकते हैं, हम लोग बोलते हैं माइनस इतने डिग्री टेम्परेचर हो गया है वहां, लेकिन ये केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 ही उसका रहता है। और 0 को हम लोग वो 273 डिग्री को एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही बोलते हैं। 0 डिग्री जैसा होता है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं बोलते। जहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछ लेगा आप लोग को बच्चों, आप लोग 273 केल्विन या 0 डिग्री आप ले सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद देखते हैं हम लोग ने
relationship between Celsius scale, Fahrenheit scales and Kelvin scales. तीनों स्केल हमने जाना पढ़ा ना, ये तीनों स्केल के बीच में रिलेशंस क्या है, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फारेनहीट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं फारेनहीट में, सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन स्केल में, ये हम देखेंगे। बच्चों देखो, इसका एक फॉर्मूला है, कन्वर्सन ऑफ फारेनहीट, conversion of Celsius to Fahrenheit. ये देखेंगे 1 डिग्री Fahrenheit equal to 9/5 multiplied by centigrade plus 32 डिग्री। ये है एक फारेनहीट की कन्वर्ट। हम लोग को एक फारेनहीट जरूरी है, तो हम लोग को सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने जानते हैं हम लोग कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 12 डिग्री फारेनहीट, ये जानते हैं कि नहीं? तो हम लोग ऐसे करते हैं, अभी हम लोगों ने फारेनहीट को 212 फारेनहीट लिख लिया है, तो 212 डिग्री फारेनहीट ले लिया, तो इसको इक्वल किया 9/5 इंटू 100 डिग्री लिख लिया प्लस 32 डिग्री। यही तो लिखा ना, यहाँ पर जहां लिखा हूं यहीं पर यहाँ लिखा हूं, तो इसको देखो 5 को करने 20 आ गया, तो क्या हो गया 20 into 180 प्लस 32 आ गया कि नहीं, 212 होता है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेने से कैसे, इसको भी आप भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर इसको दिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट कर भी आप कर सकते हैं। 5/9 डिग्री माइनस 32, ये हो जाएगा कि नहीं? 32 डिग्री लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 डिग्री का कन्वर्सन। कैसे हुआ? ये एक को आपको पता होने से आप लोग ये भी कर सकते हैं। इसको आप देखो इस तरह से कर सकते हैं। देखो 1 डिग्री का दे दिया, हम लोगों ने सब पढ़े है, 1 डिग्री फारेनहीट दे दिया, यहाँ से 32 प्लस है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया कि नहीं? 32 डिग्री इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड रह गया कि नहीं? तो फिर सेंटीग्रेड को आपको निकालेंगे तो इसको 9/5 को इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? तो सेंटीग्रेड हो गया क्या? 1 फारेनहीट सिर्फ लिख लेता हूँ, 1 नहीं लिखता हूँ, फारेनहीट माइनस 32 बाई 9/5, ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, 5/9 फारेनहीट माइनस 32 आ गया कि नहीं? वही वैल्यू आप लोग इसको भी कर सकते हैं कि नहीं? एक मालूम होने से दूसरा भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद इसको आप, और केल्विन का क्या होता है? केल्विन का स्केल तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। 1 केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273, ये होता है। कन्वर्ट करने के लिए आपको केल्विन चाहिए, तो आप जितना भी सेंटीग्रेड दिया है उसमें से 273 डिग्री प्लस कर दीजिए, हो जाएगा। 1 नहीं, केल्विन सिर्फ लिखने के लिए केल्विन को जितने भी डिग्री दिया है सेंटीग्रेड उसमें से 273 प्लस कर लो, तो आ जाएगा, हुआ कि नहीं?
तो इस यहाँ पर अगर अगर आपको केल्विन में दे दिया है, केल्विन में दे दिया है, तो सेंटीग्रेड में करना है। सेंटीग्रेड के क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा नहीं 273, ये हो जाएगा कि नहीं, इसको 273 को इधर ले आया, सेंटीग्रेड निकल आया, हो गया कि नहीं। ये इस तरह से कन्वर्सन करते हैं। ये थोड़ा आप लोग उसको नोट्स यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स जो बनाओगे तो समझ गए होंगे आप सब लोग। इसको सही तरह से एकदम एक के बाद एक सीक्वेंसली आप बना लेना। मैं समझाने के लिए यह थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप लोग समझ गए। हाँ, इसके बाद थियोरेटिकल पॉइंट को आते हैं। हम लोग मैंने पहले से इसको लिख दिया है। नोबडी कैन बी कूलर देन एब्सोल्यूट जीरो। मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या है, जब 273 डिग्री हो जाएगा, वो तो 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री 273 डिग्री से नीचे चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो जो हो गए तो नेवर केल्विन नेवर बी नेगेटिव। सो एब्सोल्यूट जीरो से कोई भी कूलर नहीं है। और एक पॉइंट है बच्चों, ट्रिपल पॉइंट। इसको ये क्या है, 273 डिग्री .16 केल्विन इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। क्या है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर? बिकॉज बात में लिखता हूँ, बिकॉज solid, liquid and gas all states are in equilibrium स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज क्या बच्चों? इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस हो गया है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, बीच में ही रहेगा। पहले आप समझो कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा था, मेल्टिंग हो रहा था, एक पॉइंट आया जब वो उन दोनों के बीच में बैलेंस हो गया कि सॉलिड इतना ही रहेगा, लिक्विड इतना ही रहेगा वो स्टेज में, और लिक्विड नहीं होगा, कि वो सॉलिड भी लिक्विड भी सॉलिड भी और नहीं होगा। इस तरह से गैस भी कंडेंस होकर लिक्विड नहीं होगा, और लिक्विड भी और गैस नहीं होगा, बैलेंस में होकर रहेंगे, जितना इधर उतना इधर। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं, ये कंडीशन में 273.16, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। So the equilibrium stage of all the states is known as the temperature of the equilibrium stage of all the states is known as triple point temperature. आगे समझ में आपको? Kelvin also defined as 1/273.16 of triple point temperature. ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर देखो, इसको K ले लिया तो इसको डिवाइड कर देने से 1 से K निकल आएगा नहीं केल्विन। तो केल्विन है डिवाइड कीजिए 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। केल्विन का वैल्यू वही होता है। अच्छा, हम लोग अभी जो ये जो दोनों पॉइंट में लिखा हूँ इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का दे दिया और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का दे दिया, इसमें से कौन बड़ा है? समझ में नहीं? तो अगर हम चेंज करेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो करस्पॉन्ड्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस से बड़ा है, या बड़ा है कि नहीं? देखो सेल्सियस से 32 प्लस होता है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस से 1 डिग्री बड़ा है कि नहीं? तो 1 डिग्री होगा, ज्यादा लेंगे तो उसमें से हिसाब से अलग होगा, लेकिन 1 डिग्री हिसाब से ये सेंटीग्रेड से बड़ा है एक फ़ारेनहाइट। इसी तरह से केल्विन के देखो, केल्विन में C से डिग्री से 270 डिग्री प्लस होता है, केल्विन 1 डिग्री केल्विन भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बड़ा होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब? अच्छा, हमारा ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर जो है, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से कैलकुलेट हुआ है। तो इसलिए हम लोग को जो हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो
फ़ारेनहीट में ही नापा जाता है। तो मेजर ह्यूमन फ़ारेनहीट स्केल इज आइडियल टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं पर से हमारा टेम्परेचर का कंसेप्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम प्रेशर देखेंगे। तो हम लोगों ने मास को देख लिया, वॉल्यूम का देख लिया, डेंसिटी का देख लिया, टेम्परेचर को देख लिया। अभी बच्चों और एक चीज है, केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर का यूज होता है। हम लोगों ने तो बाकी सब देख लिया, प्रेशर का नहीं दिखा है। प्रेशर का थोड़ा मैं यहाँ दे देता हूँ आपको इंट्रोडक्शन। प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर इज द फोर्स exerted per unit area, P equal to F by A। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेशर का यूनिट जो है डी डेराइव्ड है, नहीं डी डेराइव्ड है। मैंने बस आप लोगों को समझाया था कि ऐसे आप कर सकते हैं तो आपको प्रैक्टिस होगा। मैंने जो बताया था वो गलत था, मैंने तभी नहीं बताया क्योंकि मैं प्रेशर पढ़ाऊंगा उसी में से सही बताऊंगा, इसलिए नहीं बताया। लेकिन इस तरह से आप डी डेराइव करने से आपका प्रैक्टिस होगा, ये मैं बता रहा था। अगर आप उसी टाइम में बता देते तो आप प्रैक्टिस नहीं। अभी बता रहा हूँ तो फिर नहीं है, आप लोगों को करना है। इससे करने से आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। यूनिट वगैरह कैसे निकालते हैं सब मैं जैसे निकाल के दिखा दिया आपको, आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चों प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का यूनिट है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM इक्वल टू 1.008 बार होता है, इक्वल टू 76 mm इक्वल टू 76 cm इक्वल टू 760 टॉर्क और इक्वल टू 1 × 10⁵ पास्कल। ये जो पास्कल है ना, ये ज्यादातर यूज होगा आप लोग को जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। एक देगा आपको, कहीं पर भी ये अगर दे देगा तो इसमें से आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर यूज होगा। इतना ही प्रेशर का कंसेप्ट है। प्रेशर के बारे में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट दे दो इसको, और आगे जाके जब पढ़ेंगे, किताब में आपका इतना दिया नहीं है तो मैं थोड़ा सोचा कि इसको आप थोड़ा बता दो आप लोगों को। नहीं बताता भी तो कोई नहीं पूछता मेरे को, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग जान लीजिए, अच्छा होगा। तो बच्चों अभी हम लोगों का जो दिया गया है किताब में, सब जो दिया था मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर का, ये सब का खत्म कर लिया हम लोगों ने। तो आप लोग इसका एकदम अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़िए। इसके बाद हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन बच्चों बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। इसके बाद आप लोगों को सब और पढ़ाई में मजा आएगा। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, एकदम अच्छे से पढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन भी हो मिलेगा तो प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो क्वेश्चन दूंगा आप लोग। ओके, जय हिंद बच्चों।